हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट ऑफ आईसीएसई इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो है एक्सट्रैक्ट के आंसर्स कैसे लिखें। एक्सट्रैक्ट आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है और आज की जो मेरी ये वीडियो है ये आपके लिए किसी एलेक्सियर से कम नहीं होगी और इस बात की मैं ना गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो आपको एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने में और ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर लिखने में बहुत बहुत काम आने वाली हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रोज़, पोएम और ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर के तीनों ही सेक्शन में, इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के तीनों ही सेक्शंस में, चाहे वो क्लास 10th की बात करूं या क्लास 12th की बात करूं, तीनों ही सेक्शंस में हमारे एक्सट्रैक्ट राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक्सट्रैक्ट के आंसर्स हम सभी को पता है, हम कुछ भी उसमें नहीं लिख सकते। हमें वो आंसर्स टू द पॉइंट चाहिए, वो आंसर ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और उनमें सारे की वर्ड्स भी आने चाहिए। और इतना सब कुछ करेंगे ना तो ही हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए मेरी ये वीडियो आपके लिए आज बहुत यूज़फुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसको ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं और अपने दिमाग में रखते हैं तो आंसर राइटिंग के समय आपका पेन अपने आप चलता है। और ये मैं खुद बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया है। अच्छे से अच्छा आंसर आप जो है अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये जो मैं पॉइंट्स आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इनको आप ध्यान से समझ लेंगे तो। और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होने के नाते जो हमारे सर हैं, एराथून सर, इन सभी को तो आप जानते ही होंगे। तो इनको ना कीवर्ड्स बहुत पसंद है। जैसे ही कोई बच्चा इनको कीवर्ड्स देता है अपनी आंसर कॉपी में, ये उसको बदले में रिटर्न गिफ्ट के तौर पे जो है जल्दी से उसको अच्छे से मार्क्स दिलवा देते हैं। तो अगर आप सबको भी एराथून सर से ये फुल मार्क्स वाला गिफ्ट चाहिए तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है। स्क्रीन पे देखिए, आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1 का एक एक्सट्रैक्ट दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये एक्सट्रैक्ट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है और क्योंकि बाकी जो भी पॉइंट्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो हर एक्सट्रैक्ट में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारी टेक्निक नंबर 1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और वेन्यू का। एक्सट्रैक्ट रीड करते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किस एक्ट और किस सीन से ये एक्सट्रैक्ट आया है। अब ये कैसे क्लिक करेगा? इसको क्लिक करवाने का एक ही तरीका है कि ये जो प्ले है, पूरा कोई भी प्ले आप पढ़ रहे हो, पूरा प्ले आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा होना चाहिए। और उसका ये तरीका है कि आप वो प्ले कम से कम एक नहीं, साल के एंड तक, जब तक आपका बोर्ड का पेपर हो जाता है तब तक आप वो प्ले कम से कम 3 से 4 बार पूरा पढ़ चुके हों। 3 से 4 बार प्ले पूरा पढ़ चुके हों एटलीस्ट। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये जो बात हमसे, जो भी बात हमारे एक्सट्रैक्ट में बोली गई है, आखिरकार ये क्यों बोली गई है, बातचीत चल क्या रही है, किस वजह से ये बात बोली गई। जैसे मैंने सपोज़ करिए अचानक से बोल दिया कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो। सपोज़ दैट मैंने ये लाइन बोली कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो। तो भाई कुछ तो ऐसा बंदे ने किया होगा जिसका टैलेंट मुझे दिखा होगा, तो मैंने उसको ये रिमार्क दिया कि तुम टैलेंटेड पर्सन हो। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी एक्सट्रैक्ट में हमें लाइन दी गई है, जो भी शो की जा रही है, ये बोली क्यों गई। ठीक है, इसके आगे की 4 स्पीच और इसके पीछे की 4 स्पीच आपको सारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि हाँ, यहाँ पे ये बात चल रही है। फिर किसी एक कैरेक्टर की स्पीच आपको दिखाई जाएगी, या हो सकता है 2 कैरेक्टर्स की स्पीच दिखा दी जाए। उनके अलावा और कौन कौन कैरेक्टर्स मौजूद हैं इस टाइम पे, ये आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ में वेन्यू, यानी कि ये सीन, जो भी जिस समय ये स्पीच बोली जा रही है उस समय ये सारे लोग कहाँ पे मौजूद हैं और चल क्या रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स तो आपके दिमाग में एक्सट्रैक्ट रीड करते ही आ जाने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और वेन्यू। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है। तो जो एक्सट्रैक्ट मैंने दिखाया था उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसी पहले पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और वेन्यू के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वेयर आर एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड्स, व्हाट डज एंटोनियो से अबाउट हिज सैडनेस। इसका आंसर फ्रेंड्स देखिए आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। मैंने जैसे ही आपको बोला था, सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा था कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और वेन्यू का। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको वेन्यू भी पूछा गया है,
कैरेक्टर्स भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ में इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको साथ में बताना ही पड़ेगा। जब आप कैरेक्टर्स और वेन्यू को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट अपने आप बताना पड़ेगा। तो देखिए आंसर में मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया और यही वो कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। ओके, दिस इज़ द ओपनिंग स्पीच ऑफ द प्ले एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड सेलारिनो एंड सेलानियो। देखो सबसे पहले कीवर्ड आया ओपनिंग स्पीच। हमसे पूछा नहीं गया था कि ये ओपनिंग स्पीच है या नहीं है, बट ये हमने खुद से बताया, क्योंकि हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जैसे अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ, मान लीजिए इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ तो इसमें कम से कम आपको 4 वर्ड चाहिए होंगे, क्योंकि एक कीवर्ड के लिए हाफ मार्क्स तक होते हैं, तो 4 वर्ड चाहिए। अब हमें नहीं पता कि वो 4 वर्ड कौन से हैं, ठीक है, वो 4 वर्ड कौन से हैं जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है, इसलिए हम 4 से ज़्यादा कीवर्ड अपने आंसर में पुट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एग्जामिनर को नहीं चाहिए वो उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो चाहिए वो उसको अवेलेबल हों। तो ये मेरा पहला आंसर है जिसमें मैंने टोटल 10 कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे सिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैंने ज़्यादा कीवर्ड्स को इंक्लूड किया है। तो देखिए मैंने 10 कीवर्ड्स को हाईलाइट किया जिसमें हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा वेयर आर एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड्स। देखिए मैंने स्ट्रीट और वेनिस दोनों वर्ड लिए हैं, और साथ ही साथ में मैंने फ्रेंड्स के नाम भी लिए हैं, सेलारिनो और सेलानियो। सेलानियो फ्रेंड्स के नाम भी आ गए, स्ट्रीट भी आ गया, वेनिस भी आ गया। हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट डज एंटोनियो से अबाउट हिज सैडनेस। अब एंटोनियो सैडनेस के बारे में क्या कह रहा है, देखो इसके लिए भी कई सारे कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला ये कि उसको रीज़न नहीं पता, रीज़न मैंने हाईलाइट किया है, और वियरी और टायर्ड को हाईलाइट किया है, क्योंकि उसने बोला था कि मेरी सैडनेस मुझे थका रही है, मुझे डिप्रेस कर रही है। फिर मैंने देखो हाईलाइट किया है डल फेलो और रिकॉग्नाइज वर्ड को, क्योंकि उसने ये भी बोला था कि ये सैडनेस मुझे इतना डल बना रही है, दैट आई हैव मच अडो टू नो माई सेल्फ। तो देखिए टोटल आपके इस आंसर में 10 कीवर्ड्स हैं, जिसमें से एग्जामिनर को 4-6 जितने कीवर्ड चाहिए होंगे इस आंसर में उसको मिल के ही रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा हम इस आंसर में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आई होप आपको पहला एग्जाम्पल आंसर जो है समझ आया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वो है मीनिंग का। मीनिंग का मतलब है कि एक्सट्रैक्ट पढ़ते ही आपको उसमें जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो भी लाइंस लिखी हुई हैं, उनका पूरा क्लियर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या कुछ कंपैरिजन्स हैं, या मान लीजिए किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ उसके बारे में बोला गया हो, उसको कोई टाइटल दिया गया हो, कुछ भी अगर है तो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। मीनिंग वाला जो ये पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है जो एक्सट्रैक्ट मैंने पिक किया है, देखिए उसमें लिखा हुआ है गिव द मीनिंग ऑफ, और 3 पार्ट दिए हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका है 3 मार्क्स का, एक पार्ट का एक मीनिंग। देखिए पहला क्या है, वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, दूसरा है अ वॉन्ट विद सैडनेस, तीसरा है दैट आई हैव मच अडो टू नो माई सेल्फ। अब एक्चुअली मीनिंग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लिखना इसको एक ही लाइन में है, कोई बहुत ज़्यादा लंबी मीनिंग तो हम लिख नहीं सकते, तो एक लाइन में हमें ना कट टू कट मीनिंग चाहिए होती है कि हाँ इस वर्ड का ये मतलब है। हम उसमें कुछ भी बांध नहीं सकते, कुछ भी हम समझा नहीं सकते कि इसका ये यहाँ से है मतलब वहाँ से है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोल सकते। हमें ना क्लियर टू क्लियर मीनिंग चाहिए ही चाहिए। इसलिए जो भी एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है उस स्पीच का और उसके आगे पीछे की एक एक दो स्पीचेस का पूरा मीनिंग हमें याद होना चाहिए। ओके, तो देखिए मैंने आंसर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले वाले का वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न मैंने हाईलाइट किया है ओरिजिन ऑफ द सैडनेस, कि सैडनेस की ओरिजिन क्या है, तो यही हमारा कीवर्ड है ओरिजिन। द वर्ड ओरिजिन इन दिस आंसर इज़ माय कीवर्ड, और इसी वर्ड पे मुझे जो है 1 मार्क एग्जामिनर दे देगा। फिर नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन है हमारा अ वॉन्ट विद सैडनेस। अ वॉन्ट विद सैडनेस के लिए मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है अ डल फेलो। पूरा सेंटेंस मैंने भले ही लिखा है द सैडनेस इज मेकिंग एंटोनियो अ डल फेलो, बट इसमें जो मेन पॉइंट है वॉन्ट विट का जो मतलब है, वॉन्ट विट का मतलब है अ डल फेलो, तो वही मेरा कीवर्ड है और उसी पे हमें एग्जामिनर जो है 1 मार्क प्रोवाइड करेगा। ओके, सी द थर्ड वन दैट आई हैव मच अडो टू नो माई सेल्फ। यहाँ पे जो मेन वर्ड है मेरा वो है मच प्रॉब्लम्स टू रिकग्नाइज हिमसेल्फ, और इसी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको मीनिंग वाला ये सेकेंड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स देखिए थर्ड पॉइंट जो है वो है कैरेक्टर्स
स्टेट ऑफ माइंड, कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने अपोस्ट्रोफी लगाई है, यानी कि जो भी कैरेक्टर यहाँ पे whoever is the speaker, the state of mind of the speaker as well as the listener, क्योंकि हमें स्टेट ऑफ माइंड पे एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट रीज़न डज सेलारिनो गिव एज द प्रोबेबल कॉज ऑफ एंटोनियोज मेलनकली. यहाँ पे हमें एंटोनियो का स्टेट ऑफ माइंड कैसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि एंटोनियो का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, मेलनकलिक है. मेलनकलिक यानी कि सैड है. तो हमें पता है कि अब हमें ये यहाँ पे एंटोनियो का सैड नेचर हमें दिखाया गया, लेकिन क्यों दिखाया गया भाई, उसका ये स्टेट ऑफ माइंड इस समय सैड क्यों है, ये हमें पता होना ज़रूरी है. तो चलिए आंसर के साथ में डिस्कस करते हैं. देखिए मैंने आंसर में कई सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया है. सेलारिनो कंसोल्स एंटोनियो बाय सेइंग दैट ही इज़ सैड एंड अपसेट बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस वेंचर्स. सबसे बड़ा रीज़न तो सेलारिनो ने यही दिया था ना. हमसे यहाँ पे कॉज ही तो पूछे जा रहे हैं, प्रोबेबल कॉज. दीज आर नॉट द फिक्स्ड कॉजेज, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एंटोनियो क्यों सैड है. ना एंटोनियो को पता है ना हमें पता है, ये तो हम अपने मन से प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस वेंचर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेलारिनो एंड सेलानियो, उन्होंने तो यही बोला था ना कि बिजनेस वेंचर्स की वजह से तुम सैड हो. एज एंटोनियोज 4 ह्यूज कार्गो शिप्स आर सेलिंग ऑन द ओशन एंड हिज बिजनेस इज एट रिस्क. यही प्रोबेबल कॉज सेलारिनो ने दिया था. इसके आगे वाली बातें हम लोग नहीं लिखेंगे, लव में हो या जो भी उसने शिप को कंपेयर किया वो सब नहीं लिखेंगे. हमसे जितना पूछा जा रहा है हम उतना ही इस आंसर में लिखेंगे. ओके, देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हाईलाइट किए हैं. बिजनेस वेंचर्स, 4 ह्यूज कार्गो शिप्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं. ओशन, सेलिंग ऑन द ओशन और बिजनेस इज एट रिस्क, ये सारे ही हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ फोर्थ पॉइंट. फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट है हमारा लिटरेरी डिवाइसेस का. एक्चुअली ये लिटरेरी डिवाइसेस का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि बताओ, इस लाइन में लाइन दे दी और पूछ लिया गया कि बताओ यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा. ये दिस विल बी आस्क्ड टू यू इनडायरेक्टली. लाइक सी इन क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स द सीन ऑन द ओशन एज डिस्क्राइब्ड बाय सेलारिनो व्हेन एंटोनियोज शिप्स वर सेलिंग. तो आपको याद होगा कि एंटोनियो की शिप जब सेल कर रही थी तो वो कैसे उसको कंपेयर कर रहा था रिच नोबलमैन से, रिच मर्चेंट्स से, जो कि जब चलते हैं तो आसपास के लोग साइड हो जाते हैं और उनको झुक करके सलाम करते हैं. तो यहाँ पे कंपैरिजन था ना, हमने देखा था वहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो रहे थे. तो देखिए यहाँ पे आ गया लिटरेरी डिवाइसेस का इनडायरेक्ट क्वेश्चन. लिटरेरी डिवाइसेस का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, बट कभी कभी आपको सीन डिस्क्राइब करने के लिए या कोई कंपैरिजन डिस्क्राइब करने के लिए जब आता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कोई ना कोई लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, तभी तो कंपैरिजन हुआ है और तभी तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो हैव अ लुक एट द आंसर. Salarino portrays the huge and rich cargo ships of Antonio as wealthy noblemen. देखिए यहाँ पे 3 कीवर्ड आ चुके हैं. एक तो ह्यूज एंड रिच, कार्गो शिप्स, वेल्दी नोबलमैन एंड रिच मर्चेंट्स. आ गए यहाँ तक 4 कीवर्ड भाई हमारे मिल गए. क्या उसने पोर्ट्रे किया था, कैसा उसने पोर्ट्रे किया, कैसा डिस्क्राइब किया, वेल्दी नोबलमैन और रिच मर्चेंट की तरह. और क्या बोला था, तुम्हारी ह्यूज और रिच कार्गो शिप जो हैं वो वेल्दी नोबलमैन और रिच मर्चेंट की तरह दिख रही हैं. द शिप सेलिंग विद देयर स्वेलिंग सेल्स, उसने ये बोला था ना, स्वेलिंग सेल्स, बड़ी बड़ी जो उसकी सेल्स थी वो फूल गई हैं, हवा उसमें भर गई है. लुक ग्रैंड ऑन द सी, उसने ये भी वर्ड बोला था ना कि तुम्हारी जो ये शिप्स हैं वो ग्रैंड स्पेक्टिकल्स की तरह दिख रही हैं, बहुत ही आलीशान, बहुत ही रिच और ग्रैंड दिख रही है देखने में, लग्जूरियस दिख रही है देखने में. एंड दे सरपास द स्मॉलर मर्चेंट शिप्स, उसने स्मॉलर मर्चेंट शिप्स का भी जिक्र किया था. और उसने ये भी बोला था कि दे ओवरपियर, उधर वर्ड क्या यूज़ हुआ था, ओवरपियर. यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अपने हिसाब से सरपास. एक खास बात दोस्तों देखिए कि ये स्पीच हमें दी नहीं गई है, ये एक्सट्रैक्ट में लाइंस दी नहीं गई है, लेकिन क्वेश्चन उसके बाद वाले स्पीच से पूछा गया है. तभी मैंने आपको बोला कि स्पीचेस जो हमें दी गई हैं उससे पीछे वाली और उससे आगे वाली दोनों में क्या क्या बात हुई वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. दैट बो टू एंटोनियो शिप एट द सरपास एज द स्पीड पास देम विद वूवन विंग्स. तो मैंने यहाँ पे देखी कितने सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है और कितने सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे मैंने कोट किया है. सिमिलरली आई होप कि आप सबको भी समझ में आ रहा होगा कि हमें एक्सट्रैक्ट के आंसर आखिरकार लिखने किस तरीके से हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन का.
कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि जो स्पीकर है, जिसकी स्पीच हमें दी गई है एक्सट्रैक्ट के रूप में, और जो लिसनर्स हैं उसके अलावा, उन सभी का कैरेक्टर कैसा है, उनको कैसा, उनका नेचर कैसा दिखाया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। और एक और पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, दोनों ही पॉइंट में एक ही क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। हमारा पॉइंट नंबर 6 है क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल व्यूज़ का। इसका क्या मतलब है कि जो भी बातचीत चल रही है या जो भी प्ले में हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, आपकी राय, आपके व्यूज़ की, ये जो स्पीकर ऐसा बोल रहा है तो उसमें आप क्या ओपिनियन देना चाहोगे, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, एक ना एक एक्सट्रैक्ट में एक क्वेश्चन तो ज़रूर होता है, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कैरेक्टराइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और पर्सनल व्यूज़ के ऊपर। जैसे कि इस वाले एक्सट्रैक्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक दैट एंटोनियो इज प्रेजेंटेड एज अ मेलेंकलिक कैरेक्टर। अब यहाँ से पूछा जा रहा है ना कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एंटोनियो को मेलेंकलिक दिखाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अब तुम अपनी राय दोगे ना यहाँ पे। एंड व्हाट कुड बी द कॉज फॉर इज मेलेंकली, यहाँ पे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कि तुम्हें क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसा ही क्यों दिखाया गया है। तो हेयर कम्स, यहाँ पे हमें एक तो बात हो गई कि एंटोनियो का कैरेक्टर मेलेंकलिक क्यों है, हमें ये डिस्क्राइब करना है, और अपने पर्सनल व्यूज़ भी हमें इसके ऊपर देने हैं। तो चलिए हमारे दोनों पॉइंट्स को इस आंसर के साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप अपनी राय दे रहे हो तो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम कि अगर हमारा ये कैरेक्टराइजेशन और क्रिटिकल थिंकिंग वाला आंसर थोड़ा बड़ा हो भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो सी, एंटोनियो इज द टाइटल हीरो ऑफ द प्ले। पहला कीवर्ड कि एंटोनियो टाइटल हीरो है प्ले का, एंड हिज पोर्ट्रेयल एज अ मेलेंकलिक कैरेक्टर, और हमने बताया कि उसका कैरेक्टर कैसा है, मेलेंकलिक कैरेक्टर है, इसको भी मैंने हाईलाइट किया। कंटेन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस, अब उसकी कैरेक्टर जो उसको मेलेंकलिक दिखाया गया है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब क्या इंपॉर्टेंस है वो आगे बताएंगे। देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर हिज मेलेंकली, लाइक, पहला रीज़न देखो, ही माइट बी मेलेंकलिक बाय नेचर। ये मेरे हिसाब, अब हमसे हमारे व्यूज़ पूछे गए हैं ना, तो हम अपने व्यूज़ ही बताएंगे। हमें शेक्सपियर ने बताया थोड़ी ना अलग से कि उसके साथ ये घटना घटी है इसलिए वो सैड है, तो ये तो हमें अपने हिसाब से सोच करके बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिया कि हो सकता है उसका नेचर ही मेलेंकलिक हो, ही माइट बी मेलेंकलिक बाय नेचर। और यानी कि अब सेकंड पॉइंट हम जो दे रहे हैं, दिस मेलेंकली इज अ साइन, सी दिस वर्ड इज हाईलाइटेड, साइन, यानी इंट्यूशन मिल रहा है एंटोनियो को कि हो सकता है यार मेरे साथ में कुछ तो बुरा होने वाला है। क्यों बुरा होने वाला है फ्रेंड्स? क्योंकि उसकी 4 बड़ी कार्गो शिप्स जो है वो ओशन पे रिस्क पे लगी हुई हैं, तो उसको कुछ बुरा होने का अंदर। और एक बात हमें मालूम है कि आगे चल करके शाइलॉक के साथ में उसकी ऐसी ऐसी डील होने वाली है, उसकी जान भी खतरे में आएगी। तो कुछ हम लोग जिसको कहते हैं बैड ओमेन, एक उसको फील हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी वो मेलेंकलिक हो सकता है। फिर ऑल्सो हमें ये भी पता है कि उसकी कोई वाइफ या चिल्ड्रन नहीं है, तो वो लोनलीनेस भी फील करता है, इसलिए भी वो मेलेंकलिक हो सकता है। और एक रीज़न मैंने और दिया कि दैट ही फियर्स लूजिंग बेसानियो हिज बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो बेसानियो के बारे में दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को पोर्ट्रे किया है क्योंकि भाई इस स्पीच में लेना देना नहीं है, लेकिन पूरे प्ले में तो है। वी हैव, ध्यान रखिए दोस्तों कि जो हम आंसर देते हैं वो केवल उस स्पीच से रिलेटेड हमें नहीं देना है, हमें पूरे प्ले को दिमाग में रखते हुए आंसर देना होता है, चाहे हम किसी भी एक्सट्रैक्ट का आंसर दे रहे हो या किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया, ये सारे मेरे आंसर्स के कीवर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 5, आज मैंने टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि एक्सट्रैक्ट राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मतलब आप मेरी बात मान करके अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपके एक्सट्रैक्ट कोई भी गलत नहीं जाएगा। जब आप बोर्ड का पेपर अगले साल देंगे तो आपका कोई भी आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वन, and please like the video, subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. See you all in my next video. Have a good day. Bye bye.